हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और आज आप लोगों का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है केमिस्ट्री, और भी खासकर यूपीटीजीटी साइंस वाले बच्चों का। तो आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों का एग्जाम अप्रैल में, मोस्ट प्रोबेबली कि अप्रैल में ही हो जाएगा। आप लोगों को कल अभी आया है हायर का फाइनल डेट आई है, फरवरी 16 या 17 को एग्जाम होना है उसका। तो 2 महीने पहले उन्होंने इसका दे दिया है। आपका अप्रैल में है तो आई थिंक फरवरी में आपको डेट मिल जाएगी। जो ऑफिशियल आप अभी ढूंढ रहे हो कि आयोग कुछ आपको दे, तो आपको फरवरी में दे दिया जाएगा। तो अभी आपके पास में जनवरी और फरवरी है, मार्च वो भी हो सकता है जनवरी के एंड में ही दे दें, फरवरी स्टार्टिंग या जनवरी के एंड में ही दे दें। तो कोशिश करिएगा कि अब थोड़ा सा लग कर पढ़ने की, ठीक है। तो एक बार क्लियर कर दीजिए, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करें। और 60 दिन का प्रोग्राम है ये हम लोगों का, 60 दिन में हम इसे बाइंड अप करेंगे। तो आपको बता दिया गया होगा पहले कि 60 दिन में जाना कैसे कैसे और किस तरीके से। आपका मैक्सिमम हमने दिन लिया हुआ है, 60 दिन ये मैक्सिमम है। इसमें हमारा पूरा का पूरा केमिस्ट्री, जो आपका टीजीटी का केमिस्ट्री है, वो कवर हो जाएगा, केमिस्ट्री टीजीटी का। और आपको ये भी मालूम होगा कि जो केमिस्ट्री है वही आपका क्या कराएगी, सिलेक्शन करवाएगी। आपको 62 से 63 सवाल मिलने हैं, और 62 से 63 सवाल में हम लोगों का पूरा फोकस होगा कि 60 दिन में हम आपको कम से कम 55 प्लस क्वेश्चन सही करवा दे। उस तरीके से लेकर जाएंगे आपको, एकदम बिल्कुल आराम से भी ले चलेंगे, स्पीड में भी ले चलेंगे जरूरत के हिसाब से, और 55 प्लस आपका क्वेश्चन सही हो, ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो चलिए, आज हम वो टॉपिक उठा रहे हैं जो टॉपिक सबसे ज्यादा वेटेज का था 2021 के पेपर में। उस टॉपिक का नाम आप लोगों को मालूम होगा। तो एक बार क्लियर करिए, आवाज और बाकी चीजें क्लियर हैं तो फिर स्टार्ट कर दिया जाए सेशन को आज का। बोलो भाई, क्लियर है आवाज। आज का जो सेशन है वो है हमारा केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में टीजीटी साइंस में 2021 का जो पेपर हुआ था, जो टीजीटी 2021 का पेपर था, लगभग इस पर्टिकुलर टॉपिक से 17 क्वेश्चन का वेटेज था मेरे भाइयों। 17 क्वेश्चन आए हुए थे यहां से। और 17 क्वेश्चन समझ रहे हो, अगर 62-63 सवाल टोटल आने हैं और उसमें से 17 सवाल आपके क्या है, एक टॉपिक के हैं, तो इसका वेटेज काफी तगड़ा है। और ऐसा होने की वजह यह है कि जो सिलेबस मेंशन है, उस सिलेबस में इस टॉपिक से काफी सवाल बनने की पॉसिबिलिटीज होती हैं, इसलिए यहां से दिया गया है। ठीक, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग को बहुत बढ़िया तरीके से करें। तो आप एक काम करिएगा, नोट्स साथ साथ बनाइए। 60 दिन केवल और केवल अपना नोट्स बनाइएगा, ठीक है। दूसरे के नोट से पढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा। चलिए भाई, अब जंग लड़ा जाए, 3 महीने का आपका है, 3 महीने में आपको पार करवा दिया जाए। तो इंडेक्स लिखिएगा, जो जो आपकी इस पर्टिकुलर पोर्शन में हम लोग कवर करने वाले हैं उसको आप नोट करिएगा अपने कॉपी में, साथ साथ ही मेरे चलते रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर क्या क्या कवर होने वाली बातें हैं, वो सारी की सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा, जो सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे संयोजकता। संयोजकता, संयोजकता पढ़ाएंगे आपको, वैलेंसी। ये पढ़ाने का मेन वजह ये है कि कम से कम आपको बेसिक आना चाहिए। और बेसिक से और भी बेसिक की मैं बात करूं तो कम से कम आप लोगों को एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह करना आना चाहिए, लुईस स्ट्रक्चर वगैरह एटलीस्ट थोड़े बहुत आने चाहिए। तो इतना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना करके बैठे रहिएगा। जब मैं आपको संयोजकता पढ़ा दूंगा तो संयोजकता के बाद में मैं दूसरा जो चीज लेकर चलूंगा, दूसरी चीज जो होगी हमारी वो होगी केमिकल बॉन्ड, रासायनिक जो बंध होते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। रासायनिक बंध, इंडेक्स है भाई, इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या हम लोग कवर करेंगे उसकी बात कर रहा हूं। रासायनिक बंध पढ़ाऊंगा, जिसको आप लोग कहते हो केमिकल बॉन्ड। और जो जो पोर्शन लिख रहा हूं यही पोर्शन आपके सिलेबस में मेंशन है और यही चीजें आती हैं।
तो केमिकल बॉन्ड में टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड होता है, तो हम कौन कौन सा इसमें कवर करने वाले हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले तो हम आपका कवर करेंगे आयनिक, आयनिक, ठीक है, जो आपका आयनिक बॉन्ड है उसको कवर करेंगे। दूसरा हम लोग इसमें कवर करेंगे कोवेलेंट सहसंयोजकता, ठीक है। नोट्स जरूर बना लीजिएगा भाई, मैं दोनों लेके चल रहा हूं, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों, ठीक। दो चीजें हो गई, आयनिक और सहसंयोजक आपका, और तीसरा इसी में आपका ये तीसरा यहाँ पे हो जाएगा उप सहसंयोजक, उप सहसंयोजक बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को दूसरा नाम दिया जाता है डेटिव बॉन्ड के नाम से जानते हैं, तो इसका दूसरा नाम भी लिखिएगा, कभी कभी इस नाम से भी पूछा जाता है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है, डेटिव बॉन्ड। तो हम लोग ये दो चीजें आपके स्क्रीन पे दिख रही है, पहली चीज है कि हम आपको संयोजकता के बारे में बताने वाले हैं, फिर आपका आयनिक रासायनिक बंध, रासायनिक बंध में आयनिक, सहसंयोजक, उप सहसंयोजक, ये सारे के सारे जो केमिकल बॉन्ड होते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ मिसलेनियस बॉन्ड उस तरीके से हम लोग देखेंगे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बाकी चीजें होती हैं, उनके भी बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे कुछ और एडिशनल चीजें लिख देता हूं मैं इस जगह पे, जो आपको मैं पढ़ाऊंगा वो आपको जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये पढ़ा दूंगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बंध ये कवर कर दूंगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाला पोर्शन आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन हो सकता है। दूसरी चीज आपको मैं यहाँ पे डाइपोल मोमेंट वगैरह के बारे में भी बताऊंगा, डाइपोल मोमेंट से आपके खूब सवाल पूछे गए हैं, तो इस बार इसको हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे आपका डाइपोल मोमेंट, ठीक है भाई। डाइपोल मोमेंट ये वो चीजें हैं जो आपको पढ़ाऊंगा मैं, और विद इन टाइम आपको कवर करेंगे। अभी तो आज पहली लेक्चर है तो चिंता मत करिएगा, मैं भी अभी आपसे बातचीत करूंगा, समझूंगा आपकी प्रॉब्लम क्या है, कहाँ तक ले जाना है, कैसे ले जाना है। तो पहली लेक्चर है तो मैं सोच कर ही चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आ रहा है, तो सारी बातें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों से अभी बातचीत होगी तो चीजें और भी बेहतर हो जाएंगी, आपके डिमांड क्या है, किस तरीके से ले जाना है। तीसरी चीज है जो फॉर्मल चार्ज है, आपको मैं फॉर्मल चार्ज के बारे में पढ़ा दूंगा, फॉर्मल चार्ज से भी सवाल आते हैं, तो मैं ये भी कवर करूंगा आपका फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज। टेंशन मत लीजिएगा, आपको इस बात का कभी भी एहसास नहीं होगा कि सर लोगों ने हिंदी बोल के इंग्लिश पढ़ा दिया है, इंग्लिश बोल के हिंदी पढ़ा दिया है, लैंग्वेज में आपको दिक्कत नहीं आएगी, एकदम बिल्कुल आपको दोनों चीजें साथ साथ में चलता मिलेगा। तो एक कुछ चीजें हैं जो अलग अलग तरीके से हम लोग करते हुए निकलेंगे, ठीक। तो अभी आपका कितना हो गया आप देख रहे हो, आप इस तरीके से देखो कि बैलेंसी 1, रासायनिक बंध आपका ये 2 हो गया, और ये आपके कुछ मिसलिनियस में है 3, 4 और 5। जब ये सारी की सारी चीजें आपको पढ़ा दूंगा, इसके बाद में फिर मैं लेकर आऊंगा आपको आपके हाइब्रिडाइजेशन की तरफ, संकरण की तरफ लेकर आऊंगा आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है संकरण, आपका संकरण, संकरण, ठीक। अब इससे खूब सवाल पूछे गए हैं, तो संकरण में आपका वही सारी की सारी चीजें यहाँ पे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, बहुत बच्चे देखते हैं उसमें, इतना ही लिख देता हूं, बाकी आप समझ जाएंगे, बाकी आप समझदार हैं। वेस्पर थ्योरी लिख दूंगा तो आप समझ जाएंगे, मतलब संकरण और वेस्पर थ्योरी ये पूरा का पूरा मिला के एक ही साथ में आपका कवर अप कर देंगे, मतलब आपके स्टेरिक नंबर
6 तक आपका पेपर में पूछा गया, हम लोग 7 तक पढ़ लेंगे, एक कदम आगे चल रहेंगे इससे, तो ये कवर हो जाएगा। जब हम आपको संकरण कवर करा देंगे तो फिर आपको लेकर आएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तरफ लेकर आएंगे। क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT आपको पढ़ा देंगे ना, आणविक कक्षक सिद्धांत। ठीक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT कहते हो आप लोग, MOT। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होमो, एक हेट्रो। तो होमो डायटोमिक आपके पेपर का सबसे ज्यादा पोर्शन लिया हुआ है, लेकिन कहीं कहीं आपसे हेट्रो डायटोमिक के भी बारे में वो आपसे पूछा हुआ है। तो इसके अंदर हम लोग ये दोनों चीज कवर करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या? होमो, होमो मतलब समान, डाया एटॉमिक ये कवर करेंगे, और हेट्रो डाया एटॉमिक, हेट्रो डाया एटॉमिक इसको कवर करेंगे। जैसे एग्जांपल लिख दे होमो, होमो में जैसे आपका H2 हुआ है ना, N2 हुआ, C2 हुआ, B2 हुआ, O2 हुआ, F2 हुआ, इस तरीके का जितने भी MOT बनने वाले हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। ऐसे ही आपका हेट्रो वाले में हम लोग आपको जो मैक्सिमम है आपको बता दूंगा, CO का बता दूंगा, CN का बता दूंगा, NO का बता दूंगा, HF का बता दूंगा, ये सारे के सारे आपका कवर कर लेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा इसमें डेप्थ में नहीं जाना है, लेकिन सवाल पूछा भी गया है तो हल्का फुल्का ऐसा आइडिया दे दूंगा जिससे आपका सवाल हो जाए। डेप्थ में घुसेंगे तो थोड़ा सा अपर लेवल पे चला जाएगा, तो आपके सिलेबस के ही इर्द गिर्द हम लोग रहेंगे। तो आपका आणविक कक्षक सिद्धांत यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम लोगों को जो चीजें देखनी होती है वो देखनी होती है बॉन्ड ऑर्डर, जो हम निकालना जानेंगे। बॉन्ड ऑर्डर आप कहते हो बंध की कोटि, बंध की कोटि है ना। बॉन्ड लेंथ निकालना हम लोगों को आना चाहिए, बॉन्ड लेंथ है ना। बॉन्ड की एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा। और ये जो चीजें लिख रहा हूं ये आपको पढ़ाऊंगा, बेफिक्र रहिएगा। ये सारी एक एक लाइन जितने भी आपके बोर्ड पे है सारा आपके कॉपी में मैं छपवा दूंगा पूरी तरीके से ढंग से, और आपके दिमाग में साथ साथ यहाँ पे आपका नेचर ऑफ बॉन्ड, या फिर आप कह लीजिए पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक नेचर, पैरा और डाया, चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय जो आप लोग कहते हो उसकी बात करते हैं। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये सारी बातें हो गई MOT के अंदर। और जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है, तो ये मैं यहाँ पे लिखा हूं आकाश, क्या नाम है आपका? अंकिता। अंकिता, मैं इसमें ये जो चीज यहाँ पे मेंशन किया हूं ना, ये जो चीज यहाँ पे मेंशन किया हूं संकरण और वेस्पर थ्योरी, इसी में सारा का सारा कवर कर दूंगा। जो आप कह रहे हो ना बीवीटी जो कह रहे हो मैं यहाँ पे कवर अप कर लूंगा। बाकी आप लोग सिलेबस एकदम बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, आपको ज्यादा ही बताने वाला हूँ। ये आज इंडेक्स जो दे रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि सर ये वाली भी चीजें ऐड करनी है तो बता दीजिएगा, बेफिक्र होके मैं ऐड करके करवा दूंगा। और आपको टाइम अगर ज्यादा देना पड़ेगा तो वो भी मैं आपको दूंगा, आप चिंता ना करें। हम 60 दिन में इसको पूरा पूर्ण रूप से बाइंड अप करेंगे। बेशक कहने को एक क्रैश कोर्स है, लेकिन इसको इस लेवल पे पढ़ाएंगे कि आपका कम से कम 62 में 50-55 इस तरीके के सवाल सही हो। तो बस, लेकिन रेगुलरिटी आपकी चाहिए, बस इतना समझ लीजिएगा। तो कहाँ हम थे? यहाँ तक MOT कवर हो गई। और इंपॉर्टेंट है अब इसमें आपका फजान का नियम, फजान के नियम से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं आपके, फजान के नियम। तो पहले ये बता दीजिए कि आप लोगों को मैं प्रॉपर तरीके से सुनाई दे रहा है और मैं दिख रहा हूं, ये क्लियर कर दीजिए। और दूसरी चीज ये मुझे बताइए कि 2022 के एग्जाम के लिए आप लोग कितने डेडिकेटेड हो, कहाँ कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है, ये चैट बॉक्स में थोड़ा थोड़ा लिखते रहो, मैं देखता रहूंगा बीच बीच में।
तो मुझे आइडिया लगेगा, क्योंकि देखो इस समय मैं आपका हूं डॉक्टर, आप हो मरीज, मुझे पूरी की पूरी कहानी सुनाओगे तो मैं हो सकता है आपके लिए कुछ बेहतर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब जो अगली चीज हमें जो पढ़नी है और जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो है फजान का नियम। ठीक, फजान का नियम। और याद रहे कि आपका ही नोट्स होना चाहिए, लास्ट में आप नोट्स ना मांगेंगे किसी से, रिवीजन के समय में केवल और केवल आपका नोट्स काम आएगा। ठीक, जो यहां से आपका है फजान रूल्स। फजान रूल्स के अंदर हमें क्या क्या देखना है इस चीज को मैं बता दूं। इससे हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं भैया, देखने वाले हैं कोवेलेंट करेक्टर, कोवेलेंट नेचर, सहसंयोजक गुण, आयनिक नेचर, आयनिक नेचर जो आपका है आयनिक, आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, गलनांक और क्वथनांक की बात हो रही है यहाँ पे। और आपका ये हो जाएगा सॉल्युबिलिटी इन वाटर, एक तरीके से मैं लिख लूं यहाँ पे सॉल्युबिलिटी लिख लूं, सॉल्युबिलिटी आपकी जो विलयता है, आपका थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी, उसमें स्थायित्वता, उसमें स्थायित्वता। ठीक है, और कुछ छूट रहा है क्या, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी जिसको हम लोग कहते हैं जालक ऊर्जा, क्या कहते हैं, जालक ऊर्जा। और कुछ आप लोगों के दिमाग में आ रहा है कि सर ये वाली चीज छूट रही है, आप ऐड कर लीजिए, बता दीजिए। देखिए आज पहला है इंट्रो क्लास, समझ कर चलिएगा, बेफिक्र रहिए, बहुत दिक्कत नहीं होने वाली। जितना कुछ लिखवाओगे बोर्ड पे और मैं लिख रहा हूं वो सारी की सारी चीजें आपके नोट्स और आपके दिमाग में जाएगा, इस बात की गारंटी मेरी है भाई। कुछ और लग रहा है आप लोगों को, बोलो अंकिता, आकांक्षा, कुछ और ऐड करवाना है आपको, बताइए। चलिए अब इतना बहुत है, ये इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाता। अब मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट पोर्शन कहाँ है और किस पे आपको जोर लगाना है। तो देखिएगा जोर लगाने वाली चीजों पे आपका, जहां से ज्यादा सवाल आपका उठेगा और उस पे आपको फोकस रहना है, वो सबसे ज्यादा आपका एक एक सवाल, जैसे ये वाला पोर्शन संयोजकता तो बेसिक है, ये वाला पोर्शन जहां पे एक लाइन टिक मारूंगा वो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन काफी यहाँ से सवाल बनते हैं और बनने के चांसेस होते हैं। यहाँ से इन तीनों में से कुछ न कुछ कोई ना कोई एक आ सकता है, इस जगह से यहाँ से बन सकता है। ये वाला जो है डबल टिक मार रहा हूं, डबल टिक इसलिए मार रहा हूं क्योंकि यहाँ से 100% 100% यहाँ से आपको सवाल मिलेगा। आणविक कक्षक वाला 100% आपको 100% यहाँ से सवाल मिलेगा। पूरी तरीके से आप इस चीज पे रहेंगे कि यहाँ से सवाल आपके पेपर में आने वाला है। और फजान पे तो मैं 3 बार टिक मार रहा हूं क्योंकि ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ज्यादातर है तो सारा इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस काफी बनते हैं। तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा, सारा ही पढ़ना है और इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इंडेक्स के हिसाब से आज के सेशन में हमारा शुरू होने वाला है संयोजकता। संयोजकता से शुरू करेंगे और इस बात को मैं जरूर सोच कर चल रहा हूं कि आपको कुछ ना कुछ बेसिक आता है, उस हिसाब से पढ़ाऊंगा। और अगर दिक्कत होगी तो आप हमें बताएं। संयोजकता, वैलेंसी, वैलेंसी, एसिड स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ
ये इस वाले जगह पे हम लोग नहीं कवर करते हैं, ठीक ना। ये जगह जगह आता है, ये आपको हर जगह मिलेगा, कोई स्पेसिफिक इसकी लोकेशन नहीं कि यहाँ पे है यहाँ वहां पे है। अब जैसे फजान का नियम लिखा, वहां पे कोवेलेंट करेक्टर अगर आप किसी कंपाउंड को निकालोगे तो वो कितना आसानी से H+ दे दिया, कितना आसानी, वो एप्लीकेशन वाला पोर्शन है, तो वो बीच में ही आ जाएगा। जैसे आपको बॉन्डिंग पढ़ोगे, आप मेन ग्रुप एलिमेंट पढ़ोगे और आप पीरियोडिसिटी पढ़ोगे, तो जगह जगह उसका यूटिलाइजेशन होता रहेगा, तो आप वो अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, कवर हो जाएगा, ठीक है। आपका प्रीवियस ईयर मैं करवाऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ सारी चीजें आपकी बेहतर है। तो कोई बताएगा भाई संयोजकता क्या होती है? संयोजकता क्या होती है? संयोजकता वह पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि संयोजकता को हम लोग कभी माइनस वाइनस और बाकी फ्रैक्शनल या जीरो नहीं बोलेंगे। हम ये कह रहे हैं कि वह संख्या होती है जो बॉन्ड बनाने की क्षमता रखती है। संयोजन की क्षमता, संयोजन की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन। संयोजन की क्षमता, टेंडेंसी टू फॉर्म, टेंडेंसी टू फॉर्म अ बॉन्ड, बॉन्ड बनाने की उसकी कितनी क्षमता है उसकी बात हम लोग करते हैं संयोजकता से, ठीक। तो मैं बस ये ओवरव्यू दे रहा हूं क्योंकि इतना आपसे डेप्थ में नहीं पूछेगा और बेसिक चीज है, तो बस उतना बता दूंगा जितने से आपका काम बने और मैं यूटिलाइज करूं आपके दिमाग का। टेंडेंसी टू फॉर्म अ बॉन्ड, जैसे मैं एक आदमी हूं, ठीक, और मेरे पास में दो हाथ है, तो मैं अगर एक हाथ से एक आदमी का हाथ पकड़ लिया, एक हाथ से एक आदमी का हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ का मेरा कोई इस्तेमाल नहीं है, तो मैं एक हाथ से एक आदमी का हाथ पकड़ा हूं दूसरे वाले का, तो मेरी जो संयोजकता है, जो मेरी वैलेंसी है या मेरी संयोजन की जो क्षमता है अभी के लिए वो 1 है, ठीक। चलिए अब मैंने क्या किया कि अब मैं इस वाले हाथ का भी इस्तेमाल कर दिया और इस वाले हाथ का भी इस्तेमाल कर दिया, दो हाथ पकड़ लिया ऐसे, तो इस समय मेरी जो संयोजन की क्षमता है वो है 2। चाहे तो मैं दोनों हाथ किसी एक ही आदमी का पकड़ लूं, वो आदमी मेरा 2 हाथ, मैं उसका 2 हाथ तब भी पकड़ लूं, तब भी क्या है, मेरी संयोजकता 2 है। तो मेरी संयोजकता कभी 1 हो रही है, कभी 2 हो रही है, वो डिपेंड कर रहा है कि मेरी क्षमता कितनी है और साइड में कितने लोग हैं और मैं किससे बॉन्ड बनाने जा रहा हूं। तो संयोजन की जो क्षमता होती है, बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होती है, उसको हम लोग कहते हैं भाई संयोजकता। बोलो बात समझ में आई क्या? बोलो भाई। इससे एक सवाल 2021 में पूछा है, वो सवाल मैं करवा दूंगा आपको, तो बताइए ये बात समझ में आ गई? बोलो। चले आप लोग हाँ ना करते रहेंगे तो हमको सही लगेगा। तो देखिएगा, जो आपका जो तत्व है, जो एलिमेंट है, एलिमेंट या तत्व के बाह्य कोश, आउटर बाह्य कोश, आउटर मोस्ट सेल को कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन, एक एक पॉइंटर बना देता हूं, ये पहला पॉइंटर है, ये दूसरा पॉइंट है। एलिमेंट के बाह्य कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन या बाह्य कोश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसकी आवश्यकता पड़ेगी इसलिए मैं लिख रहा हूं, बाह्य कोश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। ये हमें बाह्य कोश की मैं क्यों लिखने की कोशिश किया हूं, बाह्य कोश इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आउटर मोस्ट सेल ही पूरी की पूरी कहानी करने वाला है। जब भी केमिकल बॉन्डिंग में कोई जाता है तो बाह्य सेल ही आपका जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में कौन भागीदारी निभाता है या पार्टिसिपेट करता है, तो आउटर मोस्ट
सेल, इस बात को भी मैं लिख देता हूं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, इस बात को भी लिखते चलिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन में आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट करता है। ये इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी है कि जो बाह्य सेल होंगे, जो आउटर मोस्ट सेल होंगे, वही क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में पार्टिसिपेट करते हुए आपको नजर आएंगे। क्लियर है बात? और उस बाह्य सेल में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है, उन्हीं इलेक्ट्रॉन को बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन या बाह्य कोश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जाते हैं और आदान प्रदान करके अपना बॉन्ड बनाते हैं। इतना आपको बेसिक बात समझ में आई, इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये तो इतना आपको आइडिया है ही। चलिए तो एग्जांपल से समझाता हूं, आप लोग हाँ ना करते रहिएगा ना। अभी हम आपसे पूछेंगे कौन हो, कहां से हो, आपकी थोड़ी सी जान पहचान होना बहुत जरूरी है ना। तो देखिए भाई, जैसे मेरे पास में एग्जांपल मैं लेता हूं, एग्जांपल लेता हूं और वो एग्जांपल है हमारा यहाँ पे क्लोरीन, और क्लोरीन है यहाँ पे 17, एटॉमिक नंबर 17, 17 एटॉमिक नंबर है। तो मैंने यहाँ पे लिया, ठीक, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, 17 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ भैया, 2, 8 और 7, ये लिख सकता हूँ ऐसे। तो आप कहोगे हाँ सर लिख सकता हूँ, और मैं ऐसे इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से। आपका आज्ञा हो तो 1s2 लिख दूं, 2s2 लिख दूं, 2p6 लिख दूं, 3s2 लिख दूं और 3p5 लिख दूं। 17 हो गया ना, 2 2 4 6 10, 2 12 5 17। अब आप एक चीज देखिएगा, यहाँ पे हमारा क्या है, फर्स्ट सेल, यहाँ पे हमारा देखिएगा सेकेंड सेल, 2 और 2 द्वितीय सेल है, ये हमारा क्या है, तृतीय सेल है। सेल का मतलब कोष, कोष समझ रहे हो ना। ये हमारा मान लीजिए हमारा फर्स्ट सेल है, ये द्वितीय है और ये तृतीय सेल है, पहला दूसरा और तीसरा, यही तो है। अब फर्स्ट सेल में, और यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 है, तो ये फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल और ये थर्ड सेल। अब इस हिसाब से मैं अगर इलेक्ट्रॉन बैठाने बैठा, तो इलेक्ट्रॉन जब मैं बैठा रहा हूं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन, अगर ऐसे लिखा तो। और दूसरी चीज है, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यहाँ पे लिख सकता हूं 1s2, 1s2, और ये क्या है हमारा 2s2 और 2p, 2s2 और 2p6, और ये क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा 3s2 और 3p5। किसी को समझने में कोई दिक्कत है क्या? ये हमारी कोष है, 1 2 3, ये हमारी कोष है, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, और ये हमारा क्या है, उसमें मौजूद उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p6। इतना किसी को कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। अब आप एक समझिएगा कि मैंने कहा कि जो बाह्य सेल है, ये वाला जो बाहर जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, जो तीसरा वाला है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट सेल। क्या कहते हैं भाई, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल, ठीक। और आउटर मोस्ट सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये जो 7 है हमारा, ये जो 7 है, ये क्या है हमारा, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। बोलो भाइयों, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और एक वर्ड हमने यहाँ पे अभी अभी छापा है आपकी आंखों के सामने कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी केमिकल रिएक्शंस होंगी, उसके अंदर क्या होता है,
जो आपके बैलेंस सेल होते हैं, ये जो बैलेंस सेल है, जो बाहरी सेल हैं, इन्हीं का क्या होता है, भागीदारी होती है, यही क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इट मीन्स कि अगर क्लोरीन का केस होगा, एक क्लोरीन का केस होगा, तो क्लोरीन के केस में इनका बहुत अहम रोल होने वाला है। इनका, ये लोग क्या करेंगे, आपके जाएंगे रासायनिक अभिक्रिया के लिए। क्लियर? बाकी इन लोगों का कोई भी रोल नहीं बनने वाला है रासायनिक अभिक्रिया के लिए। क्लियर भाई? अरे कोई समझने में या फिर ऐसा लग रहा हो कि सर पता नहीं क्या कर रहे हैं, या फिर कुछ, अरे कुछ बोलोगे? जब तक नहीं बोलोगे तब तक तुम्हें अच्छा कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक, ठीक है ना। आज पहला लेक्चर है, थोड़ी से बेसिक से चल रहे हैं, धीरे धीरे उठाएंगे। और लैंग्वेज का इश्यू कोई किसी को लग रहा हो हिंदी इंग्लिश हो रहा है, सारे बालक साइंस पढ़ा रहे हैं, बस बात करना समझिएगा। अब समझते हैं, आगे लेकर चलते हैं आपको कि बैलेंसी का तो ठीक है कि सर ने तो कह दिया भाई बैलेंसी। अब आप एक चीज समझकर चलें कि जो हमारे पास में क्लोरीन है, अगर क्लोरीन ही मैंने उठाया तो क्लोरीन को ही लेकर चलता हूं मैं। अब आप ये समझिए कि हमने कहा कि जो बैलेंसी होती है वो होती है बॉन्ड बनाने की क्षमता, टेंडेंसी टू फॉर्म अ बॉन्ड। अब वो बॉन्ड कैसा भी हो सकता है, डजंट मैटर कि वो आयनिक है, वो कोवेलेंट है या कोऑर्डिनेट है ना, उसका कोई भी नहीं, बॉन्ड बनाने की क्षमता को कहते हैं। अब मैं क्लोरीन को लिया जब, तो क्लोरीन को जब मैं पकड़ा तो मुझे ये मालूम है कि मेरे भाई क्लोरीन होता है 17, और ये है क्या हमारा 1s2, ये है हमारा 2s2, ये हमारा है 2p6, ये है हमारा 3s2, और ये हमारा है 3p5। आप ये बोलते हो क्लोरीन के केस में। और ये है हमारा ग्राउंड स्टेट की क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्लियर बात? क्या है, ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। एक चीज आप समझ लीजिएगा, रेगुलर क्लास में रहिएगा, रेगुलर, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं, आप मुझे 1 घंटा सवा घंटा रेगुलर शाम का या सुबह का दोपहर का जब भी बुलाऊं चले आइएगा। बाकी आप 23 घंटा अपने हिसाब से काम करिएगा। बाकी हमारी जिम्मेदारी है कि केमिस्ट्री में आपको कैसे मास्टर बनाए। ठीक, तो थोड़ा सा हमारे पे भरोसा करिएगा, हम आपको आपकी मंजिल तक जरूर छोड़ेंगे। तो आप देखिएगा, जब रासायनिक अभिक्रिया में जा रहे हैं मेरे भाइयों, तो ये वाले जो है बैलेंस सेल यही पार्टिसिपेट करेंगे। ये अभी अभी मैंने बात कही है कि 3s2 और 3p5 ही क्या होने वाले हैं, पार्टिसिपेशन में जाने वाले हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, ये हमारा ग्राउंड स्टेट की बात है। क्या है, ग्राउंड स्टेट की जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसकी बात कर रहा हूं। तो हमारा यहाँ पे क्या है 3s2, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3s2, कुछ ऐसे बना दूं। और क्लोरीन है तो 3 सेल से आपका डी शुरू हो जाता है भैया, वैकेंट डी शुरू हो जाता है। ठीक, तो अब आप देखिएगा ध्यान से, क्या बोल रहे हो भाई? टाइम फिक्स ही है, मैं कह रहा हूं कि मान लो कभी बुला ही लिया कि चलो दोपहर में आओ सुबह आओ, टाइम फिक्स रखेंगे शाम का ही या सुबह ही। या तो सुबह आपके 7 बजे क्लास होनी है, या तो शाम को यही समय होनी है, बस और कोई समय नहीं है आपका। सुबह 7 बजे की पॉसिबिलिटी लगभग 70% का है, और आपका शाम का 30% का जो आज क्लास ले रहा हूं, तो टाइमिंग का कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए ध्यान से, यहाँ पे है आपका 3s2 3p5 और ये 3d0। यहाँ पे 0 इसलिए लिख दिया, देखिएगा ध्यान से कि जो हमारा सेल है n बराबर अगर हमारा 1 है, n बराबर 1 है, n बराबर 1, तो यहाँ पे आपका 1s आपको मिलता है। अलग कलर से लिख देता हूँ थोड़ा सा अच्छा लगे, आपका फर्स्ट आवर्त लिख दूं या सेल लिख दूं, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, 1 आवर्त लिखूंगा फिर आप कंफ्यूज हो गए, एक लिख देता हूं तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे आपको 1s मिलेगा। जब मैं n बराबर 2 लिख दिया तो आपको यहाँ पे 2s और 2p मिलेगा सेल। जब मैं यहाँ पे n बराबर 3 कर दे रहा हूं तो मुझे यहाँ पे 3s और 3p और साथ ही साथ 3d भी आना शुरू हो जाएगा। तो जो देखो, जो D का इन्वॉल्व हुआ है वो कहां से शुरू हुआ है, 3 से। यहाँ पे आपका 2D नहीं होता है,
2d नहीं होता है, 3 से d शुरू होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे d0 लिख दिया, बेशक ये खाली है लेकिन लिख दिया। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे 2d नहीं होता, इसलिए मैं नहीं लिखूंगा कहीं पे भी। जहां पे सेकेंड आवर्त वाले होंगे मैं वहां पे डी मेंशन ही नहीं करूंगा, जहां थर्ड आवर्त या फोर्थ आवर्त बाकी होंगे वहां पे डी मेंशन होगा, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया। अब देखिए गौर से, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन भर दिया आपने। अब 1 इलेक्ट्रॉन आपका ये खाली है, ग्राउंड स्टेट में है, 1 इलेक्ट्रॉन खाली है, तो किसी एक से क्या करेगा, ये बॉन्ड बना लेगा और बॉन्ड बनाकर क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा, वो 3p6 हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे अगर एक से बॉन्ड बना रहा है, इस जगह पे कोई भी मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन ही है और हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लिया, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या कहूंगा, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कहूंगा कि यार ये तो क्या है, HCl है, HCl है, यही है ना। और क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाया है, क्लोरीन कितना बॉन्ड बनाया है, तो सवाल ये है कि इस पर्टिकुलर केस में क्लोरीन एक वैलेंसी शो करते हुए नजर आ रही है। बोलो भाई, एक ही बॉन्ड बना हुआ है ना, तो यहाँ पे आपकी जो वैलेंसी है, जो वैलेंसी है वो क्या है इस जगह पे, 1। ठीक, संयोजकता आपका है 1। ठीक, ठीक है भाई। अब आपके दिमाग में आया कि सर क्लोरीन तो एक बॉन्ड के बाद में 3 भी बना सकता है, 5 भी बनाता हुआ मुझे नजर आया है। तो चलिए, बात सही है, आपकी बातों पे हम विचार कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में लेकर जा रहे हैं। एक बार हम उसको क्या करेंगे, उत्तेजित करेंगे। फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, प्रथम उत्तेजित अवस्था। समझिएगा, समझिएगा इस बात को। आपके पास में क्या था, 3s2 था और 3p5 था, 3p5। आपने यहाँ पे क्या किया, s, और आपने यहाँ पे क्या किया, p, और d आपका वैकेंट था, b ये आपका क्या है, वैकेंट है। क्लियर। यहाँ पे हम यहाँ पे 3d 0 रख दें, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको 0 रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या कर दिया, 1 और 2 3 4 5 6, और ये वाला इलेक्ट्रॉन था जो आ रहा है, अब हमने उसको एक्साइटेशन करवाया, तो यहाँ से कूद के जो ये इलेक्ट्रॉन ये था, इस इलेक्ट्रॉन को हम कूदा रहे हैं, उधर लेके जा रहे हैं ना, तो मैं क्या कर दूं, इसको थोड़ा सा बैक कर दूं यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन कूद कर पहुंच जाएगा यहाँ। अब यहाँ जब पहुंच गया एक्साइटेशन स्टेट यहाँ, तो आप देख पा रहे हो ना, ये मान लीजिए यहाँ से एक बॉन्ड, यहाँ से एक बॉन्ड, और यहाँ से एक बॉन्ड, अगर हम ऐसे जोड़े, मान लीजिए हमने यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन ही जोड़ दिया, 3 फ्लोरीन जोड़ दिया, तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको क्या दिख रहा है, ClF3, ClF3। अब इस केस में आपको क्या दिख रहा है कि क्लोरीन 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे आपकी जो संयोजकता होने वाली है, संयोजकता वो क्या हो जाएगी, 3, क्लोरीन की संयोजकता 3। तो हम एक बात तो समझ गए भाई साहब, ये लगातार आपका क्या हो रहा है, इसकी वैलेंसी बदल रही है, किसी के साथ में 1 बॉन्ड बनाया तो 1, किसी के साथ में 3 बॉन्ड बनाया तो 3। अब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, फर्स्ट एक्साइटेशन किया था, अब आप क्या करने वाले हो, सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट में इसको लेकर जाने वाले हो। जब सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट में लेकर जाओगे तो यहाँ पे होने वाला क्या है, फिर से वही चीज होगा। जब आप सेकेंड एक्साइटेशन में पहुंचोगे, सेकेंड एक्साइटेशन, तो अब आपके पास में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपके पास में S, यहाँ पे है आपके पास में P, और यहाँ पे है आपके पास में D। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखो भैया, 1 इलेक्ट्रॉन तो आपने
ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है अब उसको भी जंप कराने वाले हो, तो यहाँ पे और यहाँ पे। अब ये इतना आपका क्या हुआ, एक्साइटेशन होने वाला है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। मतलब अब क्लोरीन आपको कितना बॉन्ड बनाता हुआ नजर आ रहा है, क्लोरीन अब यहाँ पे आपको 5 बॉन्ड बनाता हुआ नजर आएगा। अब वो 5 बॉन्ड किसी भी तरीके से आप बना सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक। तो अब इस जगह पे देख पा रहे हो 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे आपकी जो संयोजकता शो करेगा क्लोरीन, वो क्या करेगा, 5 5। अब यही हम अगर थर्ड एक्साइटेशन में इसको पहुंचा दे, थर्ड में पहुंचा दे, तो ये क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करके यहाँ पे पहुंच जाएगा, अगर हम थर्ड में लेके जा रहे हैं तो, है कि नहीं भाई, यहां से यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहां से यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये टोटल कितना बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे 7 बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे आपकी संयोजकता क्या हो जाएगी, संयोजकता 7। तो एक बात तो आपके दिमाग में एकदम बिल्कुल फिक्स हो जानी चाहिए, फिक्स ये हो जानी चाहिए कि जो संयोजकता है वो बदल सकता है। और क्लोरीन क्या है, यहाँ पे क्लोरीन पी ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक ना, पी ब्लॉक का एलिमेंट है। पी ब्लॉक के एलिमेंट में हमने क्लोरीन को देखा तो क्लोरीन 1 3 5 7 वेरिएबल परिवर्तनशील संयोजकता, वेरिएबल वैलेंसी शो करता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर। अब आपको मैं लेके चलता हूं जो आपके एस ब्लॉक वाले एलिमेंट हैं, एस ब्लॉक वाले एलिमेंट हैं, एस ब्लॉक वाले, एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट इस पे लेकर आता हूं। तो जैसे देखिएगा लिथियम है हमारे पास में, लिथियम 3 होता है ना, आप यहाँ पे लिखोगे 2 और लिखोगे 1, है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ऐसे है। तो सबके जो बाय सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन है, बाय सेल में मौजूद सबके बाय सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, सबके, ये इनके बाय सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन है, यही तो है बाय सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन। सेल ना लिख के बायकोस लिख दूं और मजा आएगा आपको ना, बायकोस में मौजूद इलेक्ट्रॉन। एक बात बताइए, अब वहां पे क्लोरीन के बायकोस में 7 था और डी ऑर्बिटल था, आराम से दे रहा था और देते और लेते इसलिए है ना कि जिससे वो स्टेबल हो पाए। किसी को क्या लगी पड़ी है कि दे दूं, किसी को क्या लगी पड़ी कि ले लूं, तो इस जगह पे इसलिए लेन देन होती है कि हम अपने अष्टक को कंप्लीट कर लें और अष्टक कंप्लीट कर कर क्या कर लें, अपने आप को स्टेबल कर, लेन देन का प्रक्रिया यही सब होती है। तो ये चीज जब अपने बैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, एक भी, ये भी, तो ये जितने भी एस ब्लॉक वाले हैं, इसी तरीके से हमारा बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये जो है इनके बाय सेल में आपको देखने को मिल जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर मस्त हो जाएंगे। तो इनकी वैलेंसी फिक्स होती है। अल्कली मेटल वालों की वैलेंसी 1 और अल्कलाइन जिसको आप लोग क्षार मृदा क्षारी धातु बोलते हो उसका 2, ये फिक्स होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, यहाँ पे फिक्स होते हैं ये। तो आप यहाँ पे नोट करके इस बात को लिख सकते हो कि क्षार या क्षारी मृदा धातु, यहाँ पे लिख देता हूं अल्कली, अल्कली और अल्कलाइन, इनकी संयोजकता फिक्स होती है, इनकी संयोजकता, इनकी संयोजकता फिक्स होती है। मतलब ये संयोजकता बदलते नहीं है, वेरिएबल वैलेंसी नहीं शो करते हैं, समझ गए बात को, वेरिएबल वैलेंसी नहीं दिखाते हैं। अब सवाल अभी मैं आपका 2021 में जो सवाल आया हुआ है उस सवाल को भी मैं बताऊंगा इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बाद में। अब देखिएगा आपके पास में एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में भी 2 ग्रुप आपने देखा है कि आपका क्षार धातु वाले हैं, क्षारी मृदा धातु वाले हैं, फिर आपके पास में पी वाले हैं, फिर आपके पास में डी वाले भी हैं। तो ये सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सा परिवर्तनशील संयोजकता या वेरिएबल वैलेंसी दिखाता है।
तो ये तो फिक्स हो गया कि एस ब्लॉक वाले एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं करते हैं। वेरिएबल मतलब परिवर्तन, 1 2 3 5 ऐसे जो हो रहा था। तो यहाँ पे आप इनकी संयोजकता फिक्स होती है। इट मीन्स कि यहाँ पे मैं पहला स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ, ये लिखने वाला हूँ, ये स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ कि एस ब्लॉक वाले एलिमेंट, एस ब्लॉक के एलिमेंट के तत्व एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी नहीं दर्शाते हैं। ठीक, आपका पहला कहानी यहीं पे समेटता है। अब लेकर चलते हैं हम आगे, आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। देखिएगा ध्यान से, कार्बन के पहले वाले, ये जो कार्बन है, एक कार्बन, यहाँ पे ऐसे कार्बन पूरा लिखता हूं, नहीं तो आप कार्बन, कार्बन सी, कार्बन के पहले वाले इधर जैसे हमारा हुआ लिथियम, बेरिलियम, बोरान और कार्बन, कार्बन के पहले वाले ये। अब ये देखिएगा ध्यान से, इस पे एटॉमिक नंबर है 3, इस पे एटॉमिक नंबर है 4 और इस पे एटॉमिक नंबर है 5, 3 4 और 5। इसके लिए आपका बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लिखोगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखोगे 2 और 1, यहाँ पे क्या लिखोगे 2 और 2 और यहाँ पे क्या लिखोगे 2 और 3। तो यही तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, यही बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ 1, इसके लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ 2 और इसके लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ 3। बैलेंस इलेक्ट्रॉन इनका 1 2 और 3 जो आपके क्या है, कार्बन के पहले वाले हैं, उनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के बाद, जैसे कार्बन के बाद हमारा हो गया क्या, आपका नाइट्रोजन, आपका ऑक्सीजन, आपका फ्लोरीन, है ना। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन यहाँ नीचे लिख देता हूं, यहाँ पे नीचे लिख देता हूं भाई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। नाइट्रोजन का 7, इसका कितना होता है 8, इसका कितना होता है 9। तो इसके लिए आप जब लिखोगे, इसके लिए क्या लिखोगे, इसके लिए लिखोगे 2 और 5, इसके लिए क्या लिखोगे 2 और 6 और इसके लिए क्या लिखोगे 2 और 7। तो ये जो है 5, ये जो है 6, ये जो है 7, ये इनके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, फ्लोरीन हेलोजन फैमिली, ये पूरा का पूरा उनकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ 5, यहाँ पे लिखने वाला हूँ 6, यहाँ पे लिखने वाला हूँ 7 और इसके लिए कार्बन का कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 4। ये जो मैंने लिखा है ये आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कार्बन फैमिली में 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में 5, 6 और 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आप समझिएगा, ये तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। वैलेंसी क्या होती है इनकी, वैलेंसी, जिनमें ये जनरली स्टेबल होते हैं, ये यहां से लेकर यहां तक, ये वाले यहां से यहां तक वाले जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंसी बोली जाएगी इनकी, वैलेंसी, संयोजकता। ठीक है, मतलब अगर मैं कहूं आपसे कि लिथियम की संयोजकता क्या होती है तो आपका आंसर होगा 1 होता है सर। मैंने आपसे पूछा कि सर बेरिलियम का संयोजकता क्या होती है तो 2 होता है, बोरान की संयोजकता क्या होती है तो 3 होता है। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे कह दूं कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम देन 1, बेरिलियम 2 और आपका बोरान 3, तो आपका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही आपकी क्या है, वैलेंसी है। कार्बन के बाद वाले जो इधर हैं, कार्बन के बाद वाले जो इधर हैं, इधर वाले, इनकी संयोजकता, ये तो इनका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इनकी जो संयोजकता निकालते हो, इनकी जो संयोजकता होती है, इनकी जो संयोजकता होती है इनकी, इसमें हम क्या करते हैं 8 माइनस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 में से आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए, इनकी संयोजकता आपको मिल जाएगी। संयोजकता का मतलब कि कितनी इनकी
क्षमता है, जनरली कितना ये बना लेते हैं, बाकी तो एक्सपेंड करके वेरिएबल वो कुछ भी करें। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन का जब मैंने बात की तो नाइट्रोजन के लिए मैंने लिखा भाई साहब 8 और बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था 5, तो नाइट्रोजन वाला आपको देखने को मिलेगा प्लस का 3, है ना। ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा 8 और यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, यहाँ पे आपको दिखेगा 2। मतलब आपको देखोगे ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, जहां देखोगे नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता हुआ नजर आएगा। ऐसे ही आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन वाला फैमिली 8 - 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब आप देखोगे ना हेलोजन है, हेलोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर एकदम मस्त हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन उसकी क्या हो जाएगी उस जगह पे उसकी आवश्यकता है। तो ये जो 3 2 और 1 है, ये जो 3 2 1 है, ये क्या है इनकी एक्चुअल और रियल क्या है संयोजकता है। अब बात ये आती है, आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि सर क्या ये फिक्स होती है संयोजकता, तो संयोजकता कभी फिक्स नहीं होती है, संयोजकता क्या होती है वेरिएबल्स होती हैं। यहाँ पे अब क्या है कि अगर उसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल मौजूद होगा तो एक्साइटमेंट करेगा, कूदेगा, और कूदेगा तो उसकी वैलेंसी क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा था क्लोरीन का, क्लोरीन के केस में यही बात हुई थी कि नहीं, क्लोरीन के केस में। अब इस तरीके से आप एक चीज समझिएगा कि अगर मैं आपसे यहाँ पे कहूं, आपसे ये कहूं कि यार एक बात बताइए मुझे कि मेरे पास में है ऑक्सीजन, क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ना, मैं लिखूंगा क्या 1s2 2s2 और 2p2। तो सबसे पहली बात ये है कि मैंने यही उठाना है क्योंकि ये हमारा क्या है बैलेंस सेल है, और बैलेंस सेल ही हमारी रासायनिक अभिक्रिया में जाने वाली है, तो 2s2 और 2p2 ही उठाऊंगा। बहुत बढ़िया, गुड। मैं यहाँ पे इसको ले लिया, अरे सॉरी 8 होगा ना, कार्बन का 6 होता है, इसका 8। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो भैया ये है क्या हमारा 2s, ये है हमारा 2p। क्या मैं यहाँ पे 2d लिखूंगा क्या, यहाँ पे 2d होगा क्या, अरे बोलो 2d होगा क्या, नहीं भाई 2d, डी वाली सीरीज तो शुरू कहां से होती है 3 से शुरू होती है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख ही नहीं सकता। तो मेरे पास में दो ही ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन यही है मेरे पास में, क्या है यही ऑप्शन, ये तो मैं इस जगह पे दो ही बॉन्ड बना सकता हूं। इस जगह पे जो हमारी वैलेंसी है ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी 2 दिखा सकता है, 2, 1 और 2, चाहे वो दोनों सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाए, चाहे वो दोनों डबल बॉन्ड से जुड़ जाए, उसकी इच्छा है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, एक एग्जाम्पल में जैसे ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन चाहे वो हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बना ले और इस हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बना के अपने आप को 2 कर ले, या फिर यही ऑक्सीजन अपने ही जैसे किसी ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड बना ले, है कि नहीं। लेकिन पर्टिकुलर ऑक्सीजन बना रहा है 2 ही बॉन्ड, वो चाहे एक हाथ इससे पकड़ ले, एक हाथ इससे पकड़ ले, 2 हाथ हो गए, या फिर दोनों हाथ किसी ऐसे ऐसे पकड़ ले, है इसकी संयोजकता 2। अब हम लोग इसी परिवार में, इसी फैमिली के अंदर मैं आता हूं थोड़ा सा नीचे सल्फर को लेकर। अब जैसे ही सल्फर में लिखा आपके दिमाग में आना चाहिए, यहाँ पे सल्फर जैसे लिखा आपका आना चाहिए 16, और आप कहते हो सर ये तो 1s2, ये 2s2, ये 2p6, 3s2 और 3p कितना हो जाएगा 4, 2 2 4 10, 2 12, 4 16। ये आपका क्या है बैलेंस सेल है, तो इस बैलेंस सेल को ही पकड़ने वाले हैं हम, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 1s2, ये p हो जाएगा 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए थर्ड सेल है ना, तो थर्ड में मैं लिख सकता हूं ना कि तीसरा आवर्त डी वाला आ चुका होगा, इन्वॉल्व हो गया होगा, तो मैंने इस जगह पे इसको डी लिख दिया, डी क्या कर दिया लिख दिया भाई। अभी बेशक ही खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, बट अब आप एक चीज देखो ध्यान से कि हो क्या रहा है। अभी ये 2 बॉन्ड बना रहा है ग्राउंड स्टेट पे, ये इसका ग्राउंड स्टेट है, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2, वैलेंसी हो जाएगी 2। यही फर्स्ट एक्साइटेशन मैं इसको कराऊं,
अब एक्साइटेशन क्यों करा रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा कि सर के पास तो अब वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ये क्या करेगा, जंप करके यहाँ पे पहुंच सकता है। जब यहाँ पे पहुंचेगा जंप करके, तो आप जाहिर सी बात है कि अब आपकी वैलेंसी बढ़ने वाली है। अब इस जगह पे क्या होगा, वैलेंसी बढ़ती हुई नजर आएगी। ये चीज यहाँ कूदेगी तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। अब आप देख पा रहे हो कि ये 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता रखने लगा। अब 4 बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे वैलेंसी क्या हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी, है कि नहीं। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे एक्साइटमेंट इसका और बढ़ा दें, सेकेंड एक्साइटेशन पे लेकर जाएं, सेकेंड पर। जब सेकेंड पे लेके जाऊंगा तो ये वाला भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये वाला भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद कर यहाँ पे पहुंच जाएगा। बोलो भाई, है कि नहीं। ये इलेक्ट्रॉन को कुदा दें तो 1 2 3 4 5 और 6। अब ये 6 के 6 पूरा आपका वैलेंसी शो करता हुआ नजर आ रहा है, बी बराबर 6। और आप एग्जाम्पल देख सकते हो, वैलेंसी 2 वाला देखिए ना, H2S एग्जाम्पल लीजिए ना, एग्जाम्पल लीजिए H2S। सल्फर जो है 2 हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, 2 बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे 4 वैलेंसी देखिए ना, SO2 सल्फर जो है देख रहे हो 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, SO2 यहाँ पे देख रहे हो ना, सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है, सल्फर 6 बॉन्ड वाले एग्जाम्पल देखो, SF6 SO3 ये सब क्या है, 6 बॉन्ड वाले ही तो हैं। तो सल्फर आपको क्या दिखता हुआ नजर आया, वेरिएबल वैलेंसी। तो इन दोनों में आपको क्या समझ में आया कि ऑक्सीजन वेरिएबल वैलेंसी नहीं दिखाया, जबकि आपके पास में एस वाला है वो वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहा है, और दोनों एक ही परिवार के, एक ही फैमिली के हैं। तो रीजन क्या होगा, अगर आपसे स्टेटमेंट पूछ दे कि ऑक्सीजन डू नॉट शो द वेरिएबल वैलेंसी व्हाइल सल्फर इज शो वेरिएबल वैलेंसी, देन क्या आंसर होगा आपका, स्टेटमेंट का क्या जवाब दोगे आप, बताइए। बताइए भाई, इसका जवाब दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल बात सही है कि ऑक्सीजन के पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। तो सवाल नंबर 1 ये पूछा जाएगा आपसे कि वेरिएबल वैलेंसी कौन दर्शाते हैं, या फिर वेरिएबल वैलेंसी कौन शो कर सकते हैं। तो वेरिएबल वैलेंसी वही दर्शाएंगे जिनके पास में क्या होगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। क्लियर। तो मैं अगर आपसे एक बात पूछूं तो क्या पूरे के पूरे, मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे, क्या आपके सवाल देखिएगा, टीजीटी में सवाल ये पूछा गया है, सवाल ही लिख देता हूं, टीजीटी का सवाल लिख देता हूं, प्रीवियस ईयर है, PYQ है, क्वेश्चन इनमें से कौन वेरिएबल वैलेंसी दर्शाता है, इनमें से कौन वेरिएबल वैलेंसी दर्शाता है। मैं 2 सवाल दूंगा आपको इसी से रिलेटेड। पहला है एस ब्लॉक वाले, ओनली एस ब्लॉक लिख देता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ओनली एस ब्लॉक एलिमेंट बी, ओनली P ब्लॉक both P block and D block, none of these। ठीक है,
चलिए, यही सवाल आपका टीजीटी में आपसे पूछा गया था, जवाब दीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर? आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा सी। पी ब्लॉक वाला तो मैं अभी भी बताया ही था, और डी ब्लॉक वाले भी शो करते हैं। आप देखोगे कि आयरन आपको क्या दिखेगा, एग्जांपल देखो, जैसे आयरन +2 में भी दिखता है ना, यही आयरन आपको +3 में भी दिखेगा। तो आपको क्या दिख रहा है? वेरिएबल वैलेंसी तो दिखा ही रहा है, तो आपकी वेरिएबल वैलेंसी दिखाता है। ठीक, अब सेम सवाल है, सवाल ये सेम ही है, सेम सवाल को मैं क्या कर दे रहा हूं, रिपीट कर दे रहा हूं अभी। इनमें से कौन वेरिएबल वैलेंसी नहीं दर्शाता है? अब आपके पास में ऑप्शन में दे रहा हूं, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और फ्लोरीन। चलिए जवाब दीजिए, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। जवाब तो दे रहे हैं आप लोग, लेकिन जवाब के साथ में वजह भी बताइएगा। ये इससे मुझे ये समझ में आएगा कि आपकी समझ बहुत अच्छी है। बताइए, आपके जवाब जो हैं, बताइए बताइए, वजह लिखिए, टाइप करिए। चलिए मैं बता देता हूं, देखिएगा भाई, ये है हमारा, ये थर्ड पीरियड का है ना, ये थर्ड पीरियड में आ जाएगा, और थर्ड पीरियड में आपको वैकेंट डी ऑर्बिटल मिलने लगेगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल आपको मिलने लगा। ये भी थर्ड पीरियड का है, ये भी थर्ड पीरियड का है। तो ये थर्ड पीरियड वाले में तो डी मिलेगा, तो ये जंप कर करके पहुंचने लगेंगे। ये आपका क्या, सेकेंड पीरियड का है, और सेकेंड पीरियड वाले में आपको वैकेंट ऑर्बिटल मिलेगा नहीं, तो जंप कहां से करेगा? तो आपका ये आंसर हो जाएगा क्या, डी आंसर हो जाएगा, कि आपका वैकेंट ऑर्बिटल अब्सेंट है, क्योंकि ये सेकेंड आवर्त का है। क्लियर? अरे बोल दो, अब बता दो आपको। संयोजकता इतना ही था, संयोजकता में कोई बहुत बड़ा तोप नहीं था, यही 2-3 इस तरीके के सवाल आते हैं। जैसे एक वैरायटी सवाल किए मैंने बता दिया, पिछला सवाल PYQ था, और भी कुछ बनना होगा तो आप बना ले जाओगे, स्टेटमेंट आप समझ गए होगे। बोलो मेरे भाइयों, क्या इतनी बात आप लोगों के दिमाग में आ चुकी है? तो ये है आपका केमिकल बॉन्डिंग का, आप इतना समझ कर चलिए कि लेक्चर 1, आपका लेक्चर 1 ये, ठीक, क्लियर है ना? अब इसमें हमने ये कवर कर लिया। आज का सेशन में हमारा ये क्या हो गया, संयोजकता वाला पोर्शन कंप्लीट। कल वाले सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, रासायनिक बंध के बारे में इस वाले सेशन को करेंगे कंप्लीट। एक एक दिन में देखिए 2 हो गया, फिर उसके बाद में हम लोग ये इतना पोर्शन, ये 2 दिन में ये लगेगा, 2 दिन में ये लगेगा, ये कम से कम 2 दिन लग जाएगा। तो 2 दिन है, 2-2 4, यहाँ पे कम से कम 3 दिन लगेगा, 4-3 7, यहाँ पे 2 दिन लगेगा, 7-2 9, उधर आपका लग जाएगा, मतलब ये आपका 10 दिन का कार्यक्रम होएगा,
10 दिन में बढ़िया तरीके से एकदम बिल्कुल मलाई जैसा हो जाएगा आपका कंप्लीट। ठीक है भाई। तो आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं, अभी देखो 2022 के बालक हो आप लोग, और अभी पेपर आप लोगों का क्या है कि पेपर होने वाले हैं। कल आप लोगों को मालूम ही चला था हायर का आया गया है डेट। तो आप लोगों का ये अप्रैल वगैरह में अगर पेपर होगा, अप्रैल में अगर पेपर होगा, तो अभी आपको 3 चीज करनी है भाई साहब। 3 चीज में आपको क्या करना है, पहले तो रिवीजन कर लेना है, आपका जितना भी होगा रिवीजन कर लीजिए, या फिर एक क्रैश कोर्स, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। केवल और केवल इसी को करते रहिएगा, मैनेज हो जाएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है आपका प्रैक्टिस, यही आपको ले जाएगा। फिर तीसरा है आपका मॉक। ये 3 पैटर्न में आपको चलना है। तो प्रैक्टिस और मॉक हम लोग लाइव करवा रहे हैं भाई, लाइव हमारा चल रहा है विजय यात्रा के नाम से। ये बहुत महत्वपूर्ण बैच चल रहा है हम लोगों का, और आज इसका ऑफर भी है, इस बैच में ऑफर भी है। इसमें क्या है कि हम लोग 5000 प्लस आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, और साथ ही साथ 100 प्लस आपके मॉक टेस्ट इसमें इन्वॉल्व है। मॉक टेस्ट और विथ डिस्कशन, विथ डिस्कशन, इसको हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, लाइव आके इसको डिस्कस कर रहे हैं। 5000 क्वेश्चंस आपका क्या है, पूरा का पूरा कवर कर ले रहा है, कुछ भी नहीं छूट रहा है। अगर इतना आप सवाल कर ले गए, 100 मार्क और 5000 क्वेश्चन, बता दे रहा हूं उसी में से फंसना ही फंसना सवाल है। तो ये वाली चीजें आपकी बहुत आवश्यक है। ये विजय यात्रा बैच में चल रहा है, और रिवीजन हम लोग पूरी लेक्चर और एक क्रैश कोर्स में करा देंगे। ठीक है। तो अपने एग्जाम को लेकर चलना, कम से कम 3 महीने में ये सारी की सारी चीजें 5000 ये और ये रिवीजन सब बाइंड अप हो जाए। तो चलिए अब अगली क्लास आपको मिलेगी कल इसी समय पे। थैंक यू सो मच। कोई और डाउट हो तो पूछ लीजिए, 1 मिनट का समय है, फिर मुलाकात होगी कल आपसे। कोई समस्या, कोई समस्या तो बताइए। ठीक है, नमस्ते।